What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है. Real development cannot ultimately take place in one corner of India while the other is neglected. ये ओनली डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इसको हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. अगर आप ज़्यादा टाइम खेलने पे देंगे और अपना ज़्यादा टाइम स्टडी पे नहीं देंगे तो तब भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी. ज़्यादा खाएंगे एज कम्पेयर टू अपनी हेल्थ पे फोकस करने का, तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसी तरीके से इसको अपने रिलेशन में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर अपने रिलेशनों पे बहुत ज़्यादा फोकस देंगे तो भी प्रॉब्लम है और बहुत कम फोकस देंगे तो भी प्रॉब्लम है. तो एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट बना के रखनी होती है सब जगह. इसी तरीके से अपनी कंट्री में भी है. एक स्टेट तो हो गया, उसमें बहुत ज्यादा फोकस दे दिया, जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु या केरला हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा फोकस दे दिया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया. और दूसरी साइड में दूसरे वाले एरिया हो गए, जैसे जम्मू कश्मीर को भी ले लीजिए. चलिए, जम्मू कश्मीर हो गया या फिर यूपी हो गया या फिर बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये वाले स्टेट हो गए. इन पर अगर आपने फोकस ही नहीं दिया तो ये एक साइड में चले जाएंगे. अपना जिस तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है उसके साथ में कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे. तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ईच कॉर्नर ईच साइड का डेवलपमेंट होना चाहिए. ये नहीं कि पर्टिकुलर फोकस पे आप फोकस करके चल दें और बस उसी को आगे लेके चलना है. तो ये कोट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा. इसको आप यूज कर सकते हैं, अपने एस्से में भी यूज कर सकते हैं और आंसर राइटिंग के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई आंसर या क्वेश्चन आ रहा है तो. टोटल हमारे 15 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं. उन 15 लेक्चर में हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो अब ये हमारा 16th लेक्चर है. तो 16th लेक्चर है, ये 16th लेक्चर में हमारा 10th चैप्टर है. तो आइए आज इस चैप्टर को देखते हैं अच्छे से. इससे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं. इससे पहले हम यहाँ तक का सारा पोर्शन ये कंप्लीट कर चुके हैं. सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम सेक्शन थर्ड आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, सेक्शन थर्ड में ये वाला चैप्टर आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाला है 10 चैप्टर. इस 10 चैप्टर में ये 3 पॉइंट है जिन पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा. एक तो है इनकम, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है फर्टिलिटी. तो इसको एक पजल की तरीके से देख रहे हैं. कन्वर्जेंस पजल बोला है इसको. पजल की तरीके से किस लिए देख रहे हैं? पजल की तरीके से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो हमारे देश में, जो हमारी कंट्री में, जो हमारे स्टेट में और या रीजनल एरिया में जो एक तरीके से डेवलपमेंट का मॉडल है, इनकम बढ़ने का मॉडल है और हेल्थ का लेवल है, वो अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड की कंट्रियों के साथ में या फिर एशिया या फिर किसी यूरोप की कंट्री के साथ में, तो बिल्कुल डिफरेंट निकल के आता है. तो ये समझ में नहीं आता है कि वहां की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है और हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है. तो जो पजल है, उस पजल को यहाँ पे समझाने का इसने कोशिश किया है. तो इस पजल को जो समझाने की कोशिश की है, 3 फाइंडिंग है इनकी. एक तो ये वाली फाइंडिंग फर्स्ट, फाइंडिंग सेकंड और फाइंडिंग थर्ड. तो पहली फाइंडिंग में जो ये जिक्र करें हैं इनकम का और कंजप्शन का जिक्र करेंगे. उसके बाद में हेल्थ का इशू का डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हेल्थ में कौन कौन से इशू है और किस तरीके से उसको फोकस करके चलना चाहिए. और जो तीसरा रहेगा वो है फर्टिलिटी वाला इशू. तो ये तीनों इशू हैं, इसमें यहाँ पे पूरा डिस्कस किया जाएगा. और ये तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है ये साइड में. तो ये तीनों इशू हैं, पूरे चैप्टर में लगभग चलेंगे. तो आइए देखते हैं अब हम पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला गया, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं कि देखिए अगर आज की डेट में हम ग्रोथ देखें इंडिया का तो वो रिमार्केबल है. एग्रीगेट अगर हम ग्रोथ देख के चले, क्यों? क्योंकि आपने जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर जी की स्टेटमेंट भी सुनी होगी, स्पीच सुनी होगी, जब वो अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे. तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड की इकोनॉमी में. तो ये स्टेटमेंट आपको कई जगह सुनने को मिलती है. पर लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कब से क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ में आज चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी. देखिए अगर हमने जो स्टार्ट किया है वो एनालिसिस करना है यहाँ पे, वो 1980 से स्टार्ट किया है. ठीक है, तो एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से लेके चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि 1980 से पहले अगर आप लोग देखें, 1980 से या फिर ब्रेक डाउन पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं या फिर एलपीजी रिफॉर्म भी बोलते हैं, जो ये वाला ब्रेक डाउन निकल के आया, उस वाले ब्रेक डाउन से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो एक स्टैग्नेटेड इकोनॉमी थी. मतलब एक बिल्कुल एक बहुत ही लो ग्रोथ पे काम कर रही थी. एक बहुत ही लो ग्रोथ जिसको कहते हैं एवरेज 3.5% का ग्रोथ हमारा चल रहा था अप्रोक्सीमेट. ठीक है, तो जो इसी तरीके से जो उस टाइम पे इकोनॉमी चल रही थी उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे. यहाँ पे आगे इन्होंने एक टर्म भी यूज की है, ये बोला है हिंदू ग्रोथ रेट. ये हिंदू ग्रोथ रेट से ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पे कोई बात हो रही है. ये हिंदू ग्रोथ रेट ओनली एक टर्म कोइन की गई थी, एक प्रोफेसर थे, ये कई बार यूपीएससी में भी इवन ये टर्म पूछी जा चुकी है. इनका नाम याद रखिएगा, ये इन्होंने टर्म कोइन की थी. और ये क्या है ये मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ. एक नए पेज पे चलते हैं. देखिए हिंदू ग्रोथ रेट इसको बोला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम अपनी इकोनॉमी को ले ले, जैसे कि 1950 से जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी को ढंग से करना स्टार्ट किया था, एक देख रेख करनी स्टार्ट की थी इकोनॉमी की, तब से लेके अगर 1980s तक हम अपनी इकोनॉमी को उठा के देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? जो एक ग्रोथ रेट रहा है हमारी इकोनॉमी का, तो वो लगभग 3.5% रहा है एवरेज ग्रोथ रेट. अगर आज का आप कंपेयर करें इसके साथ में, तो आज की डेट में 7 से ऊपर चल रहा है हमारा. ठीक है, पर लेकिन उस टाइम पे 3.5 रहा है लगभग. आप देख लीजिए कितने साल, लगभग
30 ईयर, 3 डिकेड लगभग। तो जो ये इस टाइम पे ग्रोथ रहा है, इसको बोला है हिंदू ग्रोथ रेट। ये ऐसा हिंदू मुस्लिम से कोई कोरिलेट नहीं करना है इसको, ठीक है ना। तो ये टर्म्स है, कई बार पूछ ली जाती है, टर्म कई बार आ जाती है एग्जाम में, एसएससी में कई बार पूछी जा चुकी है कि ये है क्या एक्चुअली। तो उस टाइम पे जो हमारी पर कैपिटा इनकम का जो एवरेज भी था, वो भी 1.3% था। तो ये इस लेवल पे चल रही थी चीजें कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी तरीके से मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो काइंड ऑफ चीजें चल रही थी उस टाइम पे। तो फिर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो कहीं तो कमी आ रही होगी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं तो कमी आ रही होगी, हमारा ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। तो जो कमी थी, वो कमी को इन्होंने खोजना स्टार्ट किया उसके बाद में। तो उसके बाद से लेके जो आज तक की स्टोरी है, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ जिक्र किया जाएगा ढंग से। ओके, आइए अब देखते हैं। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो यहाँ पे एक और है कि वो बात क्या है कि यहाँ पे जो एक प्रोसेस देखा गया है ना, जो कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है वर्ल्ड की कंट्री के साथ में इंडिया की कंट्री का, और फिर इंडिया के अंदर भी स्टेट्स का, और स्टेट के अंदर भी जो रीजनल है। तो आपको एक बिग पिक्चर देखने को मिलेगी यहाँ पे कि हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, स्टेट्स में क्या हो रहा है, और रीजनल में इनइक्वालिटी क्या हो रही है। तो वो सारी कई सारी चीजें, कई आपको डायमेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आपका एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव बनाएंगी चीजों को लेके। ये तो हमने हिंदू ग्रोथ रेट देख लिया। इसके अलावा आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट और बताता हूँ अभी मैं यहाँ पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। क्योंकि चैप्टर में ये बार बार घूम घूम के वर्ड आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे वर्ड कम से कम एक सॉरी, फिर आपको चीजें समझने में और कोरिलेट करने में फिर आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये है क्या क्या। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं पहले। तो सबसे पहली टर्म्स है जो हमारी, सबसे पहली टर्म्स में से सबसे पहली जो टर्म है हमारी, वो है डोनाल्ड ट्रम्प, नहीं ट्रम्प ठीक है ना। तो जो टर्म है हमारी, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, किसी चीज को एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट करना मतलब आपने एक्सपेक्ट किया कि आज मैं जो है उसके लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो एक एक्सपेक्टेशन लगाना कि कितने टाइम तक आदमी जिंदा रहता है। तो अगर 2014 का यहाँ पे डेटा मैं लूं, जो कि अभी लेटेस्ट 2014 का अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से अगर मैं चलूँ, जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंडियन पीपल जो है उनकी लगभग 68 ईयर है। अगर यही मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लूँ, यहाँ पे लगाया जाता है कि 68 ईयर हम लोग जिएंगे, ठीक है ना। जो कि हम कहते हैं ना, जियो हजारों साल, तो हजारों की जगह 68 ईयर रहता है वो, ठीक है ना। तो अगर हम यही एक्सपेक्टेंसी यूएसए की देखें, तो वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है, खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे अच्छी खासी पर कैपिटा इनकम है लोगों की, हेल्थ की बहुत अच्छी सर्विस है वहाँ पे, एजुकेशन की अच्छी सर्विस है वहाँ पे। तो वहाँ पे इन सब चीजों को देखते हुए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे लगाया जाता है, वो लगभग 78% है, ठीक है। मतलब 78 ईयर है, परसेंट नहीं। तो यहाँ से हमसे, अगर हमारे आदमी 68 साल जीते हैं, तो यूएसए में जो आदमी है वो 70 ईयर जीते हैं। अगर यही हम चाइना के साथ में देखें, तो चाइना के साथ में यही है 75 ईयर। तो चाइना के यहाँ पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। तो पहली तो चीज इसके इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। और दूसरी जो टर्म है वो है आईएमआर। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, याद रखिएगा इसको। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर हमारे देश में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो विद इन 1 ईयर, उसमें से विद इन 1 ईयर यहाँ पे बोलना है, विद इन 1 ईयर उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आईएमआर। तो ये होता है हमारा आईएमआर। तो ये भी हमारे यहाँ पे बहुत ही गंदा है। देखिए हमारे गांव के एरिया में अगर आप लोग देखें, इसीलिए लोग बाग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनको लगता है कि एक दो पैदा करेंगे तो उनमें से हो सकता है कि एक तो मरी जाए, किसी भी तरीके से सिचुएशन ऐसी रहती है कि हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है यहाँ पे, एक प्रॉपर वे में सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इवन जो डिलीवरी भी होती है वो घरों में ही होती है, वो भी मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती है। तो वो भी चांसेस रहते हैं, जो दाई वगैरह रहती है उनके हिसाब से डिलीवरी की जाती है। तो वो भी चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा आईएमआर। तो इसको याद रखिएगा आईएमआर को। ओके, जो तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है कि जैसे कि देखिए, ये जो काउंट करते हैं हम, किस पे करते हैं मैक्सिमम, ये वुमेन के हिसाब से काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वुमेन है, जो बच्चों को पैदा करती है, वो औरत करती है, महिला करती है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों को हमारे मम्मी पापा ने, मतलब हमारी मम्मी ने पैदा किया है। तो इसी तरीके से ये लाइफ एक्सपेक्ट, जो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये इस तरीके से देखा जाता है कि एक टाइम पीरियड होता है। देखिए नॉर्मली जो माना जाता है वो 45 से 50 तक माना जाता है, जिसके बीच में एक औरत जो है बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है। तो उस लाइफ स्पैन में मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये घट बढ़ सकता है। वैसे आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि 80 साल की औरत को बच्चा पैदा हुआ, तो वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। तो इस एवरेज ईयर में जो एवरेज एज रहती है जिसमें बच्चा पैदा करने के चांसेस ज्यादा होते हैं महिला के, तो उस एज में महिला कितने बच्चे पैदा करती है। तो जो टोटल वो रेट है वो है इंडिया का 2.4,
ठीक है ना। 2.4 अभी ये मत देखना कि एक तो फुल बच्चा पैदा हो गया और दूसरा ओनली मतलब 0.4 पैदा हुआ। ये टोटल एवरेज निकाला जाता है कि इतने बच्चे पैदा हुए हैं और इतनी एज थी, तो उसके हिसाब से एवरेज जो निकाले जाते हैं उसकी बात करें तो वो पॉइंट में जा सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो जो टोटल एवरेज निकाला जा रहा है, हो सकता है किसी को एक भी नहीं हुआ और किसी को 4 हो गए हो, तो जब इनका एवरेज निकालेंगे तो उस तरीके से एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, एक प्रॉपर एज जो रहती है, ठीक है, एक एज जो रहती है जिसमें एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि बच्चा पैदा होगा, तो उस एज में एंटायर लाइफ का जो टाइम स्पेन रहता है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है महिला का, तो उसके बिटवीन एज में कितना बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, तो वो देखा जाता है। इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, या टोटल फर्टिलिटी रेट इसको बोला जाता है, ठीक है ना, TFR आप लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चैप्टर में क्या बात कर रहे हैं। चैप्टर में ये बात कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोगों ने देख ली है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे न्यू बोर्न जो बेबी पैदा होते हैं, हमने एक्सपेक्ट किया कि ये बच्चे इतने दिन तक पैदा रहेंगे, तो प्रिवेलिंग कंडीशन के कारण भी जो पैटर्न होता है मोर्टेलिटी, जो हमने अभी बोला है, जो मोर्टेलिटी रेट हमने देखा है पर 1000, याद रखना है इसको, मोर्टेलिटी रेट जो है पर 1000 पे निकाला जाता है ये। तो पर 1000 पे कितने बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, उसके बाद भी कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो ये स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गई है, ठीक है। इसके बाद में टोटल फर्टिलिटी रेट वो हम लोगों ने अभी देखी है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई। तो देखिए अगर देखा जाए प्रॉपर वे में अक्रॉस द हेल्थ सेक्टर और डेमोग्राफिक इंडिकेटर अगर हम लोग देखें, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया में, अच्छे लेवल पे, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर पीरियड में देखा जाए, एक लंबे से पीरियड में अगर देखा जाए, क्यों, क्या हुआ है, देखिए अगर हम यूपी का एग्जांपल लें, तो ये बोल रहे हैं कि पुअर परफॉर्मेंस जो यूपी की थी, उसमें भी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है 13%, लगभग 13.8%। मतलब जो आदमी आज की उस टाइम पे, जो आदमी मान लीजिए 50 साल जिया करते थे, तो आज की डेट में वहां पे 63 साल जीते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया है। आईएमआर रिड्यूस हो गया, तो ये भी रिड्यूस हो गया, तो आईएमआर अच्छे लेवल पे आ गया। टोटल फर्टिलिटी जो रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट वो लोअर हुआ है। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट एक तरीके से, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में अगर लोअर हो रहा है तो वो अच्छा हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है थोड़ा तो वो अच्छा है, पर लेकिन अगर ज्यादा कम हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है। हर एक चीज में एक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, तो ये चीज हम लोगों को देखनी होती है कि हर एक चीज में बैलेंस बना होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में अभी हमने कोड भी देखी थी, तो बैलेंस बना के चलना है। ये देखिए यहाँ पे दो ग्राफ आप लोगों को दिख रहे हैं, इन दो ग्राफों के हिसाब से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकम लेवल में ओवर द टाइम इंडिया में और ऑल इंडियन स्टेट में कितना बढ़ा है, और यहाँ पे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी जीने की जो लाइफ है वो कितनी बड़ी है। तो दोनों फिगर को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। और देखिए जो रेड वाला है यहाँ पे, ये 1984 का है, और जो ब्लू वाला है वो 1994 का है, और जो ये वाला ट्रायंगल वाला है ये 2004 का है, और जो ये येलो वाला है ये वाला है 2014 का। तो 4 जगह समझाने की कोशिश करिए। तो अगर आप ढंग से देखें, अगर आप येलो वाले को छोड़ दें जो कि 2014 का है, इस वाली लाइन को अगर आप छोड़ दें, ये वाली लाइन जो यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ से आके तो देखिए अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, खासकर किसमें, ऊपर ये देखिए ऊपर वाले जो स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं, इन वालों में तो खासकर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। पर लेकिन जो नीचे वाले स्टेट हो गए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, या फिर ये वाले स्टेट दे रखे हैं जो सारे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं सारे स्टेट हो गए, ठीक है। तो जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे गोवा हो गया और दिल्ली हो गया। तो गोवा का देखा जाए, अगर गोवा में सबसे ज्यादा इनकम मानी जाती है हमारे यहाँ पे, उसके बाद में दिल्ली पे। तो अगर स्टार्टिंग में देखे तो लगभग, अगर तू 1984 में देखे तो कितनी कम है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, 50,000 से भी नीचे आ रही है चीजें, 1000 में दे रखी है, ठीक है ना, तो 50,000 से भी नीचे आ रही है। पर लेकिन अगर जैसे जैसे हम यहाँ पे 1994 में आ गए और 2004 में आ गए, फिर यहाँ पे 2004 में आके थोड़ी और बढ़ गई, पर अब देखिए 2014 में आके अच्छी खासी इनकम हमारी बढ़ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटों पे देख रहा है, नीचे से ऊपर को चल रहे हैं ये सारे। अगर यहाँ पे आप रैंक भी निकालने चाहे तो ऊपर वाले स्टेट इनकी ज्यादा है और नीचे वाले स्टेट इनकी कम है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक रैंक भी निकल के आ रही है। अगर यही चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम टाइम के हिसाब से, मतलब 1982 में देखिए, फिर 1992 में, फिर 2002 में, फिर 2013 में, अगर ये लगाया जाए, तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में 1992 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग कितनी थी, ये देखिए यहाँ पे लगभग आप लोग लगा सकते हैं इसको 72-73 साल के करीब लगा सकते हैं, 72-73 के करीब, क्योंकि ऊपर 75 हो गई। तो ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आगे चल के आज की डेट में 75 के करीब हो गई है यहाँ पे, ठीक है। पर लेकिन अगर यही चीज आप लोग उड़ीसा के मामले में देखें, या उड़ीसा जो भी बोले इसको, उसके मामले में देखें, तो आप यहाँ पे देखिए 55 साल से भी नीचे है यहाँ पे। अब 1992 में, अब यहाँ पे जाके थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, 55 साल से थोड़ी ऊपर हो गई है, ठीक है। अब जाके फिर यहाँ पे 2002 में कितनी बढ़ गई है, 60 से ऊपर हो गई है। अब यहाँ पे जाके इनकी 65 के अरफेयर में पहुंची है।
तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखी है चीजें कि इनमें चीजों में इंप्रूव हुआ है, ये बात नहीं कि इंप्रूव नहीं हुआ है, तो इंप्रूवमेंट हुआ है, पर लेकिन जो अगर वर्ल्ड के कंपेयर में देखे तो फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। एक तो स्टेट जो सबसे हाई हो गया वो यहाँ पे है, अगर सबसे हाई स्टेट को भी हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में कंपेयर करें तो वहां पे 78 है, हमारे यहाँ पे तो 75 है जो हाईएस्ट स्टेट है। और हाईएस्ट स्टेट को तो छोड़ दे, फिर जो इससे भी नीचे स्टेट है देख लीजिए, यूपी में 50 दे रखा है यहाँ पे आज की डेट में, फिर 92 में यहाँ पे पहुंचा यूपी, फिर यहाँ पे पहुंचा यूपी। अगर यूपी को ही देखा जाए तो यूपी में देख लीजिए 65 से नीचे है आज की डेट में भी जो जीने की क्षमता है। तो ये चीजों को इस तरीके से कंपेयर करके चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब ये दो आगे और टर्म्स है, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो मैंने अभी आपको बताया था उसका रेट देख लीजिए, कितने बच्चे मर रहे हैं पर 1000 पे। तो देखिए कितने बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं बहुत सारी ग्रेव कंडीशंस की वजह से। अगर यहाँ पे देखा जाए केरला सबसे नीचे है, वहां पे केरला सबसे ऊपर था, तो केरला में 50 से भी कम है, मतलब 1000 बच्चों पे ओनली 50 बच्चे ही एक्सपायर होते हैं। हालांकि ये भी ज्यादा है, ओनली नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, बढ़ते ही क्यों यार, मतलब एक्सपायरी क्यों होते हैं, वही ग्रेव कंडीशन है। अगर यूपी के देख लीजिए आप, यूपी के देख लीजिए, यूपी में सबसे ज्यादा है, फिर मध्य प्रदेश में हो गया, तो ये 1992 की बात कर रहे हैं। और ये जो ये भी है, ये भी घटता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यूपी में आ जाइए, यहाँ पे 100 के करीब आ गया। अब यहाँ पे 2002 में, यहाँ से काउंट किया कीजिए 2002 में, 1992 में यूपी, 1982 में यूपी, तो इस तरीके से कंपेयर कीजिए इसको। अब 2000 में यूपी यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे देखिए यूपी कहाँ पे आ गया 2014 में, तो यूपी में भी लगभग 50 के फेर में आ गई हैं चीजें। तो चीजें घटती जा रही हैं, तो इसका मतलब लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज लगभग यहाँ पे है, ठीक है ना, एवरेज देखा जाए तो एवरेज लगभग यहाँ पे है, आप लोग इसको 65-70 के फेर में बोल सकते हैं एवरेज को, ठीक है, 70 लगा लीजिए, चलिए 70 या 75 के करीब। तो एवरेज यहाँ पे है, पर लेकिन आज की डेट में एवरेज से भी नीचे आ सकता था, अच्छा लेवल हो गया है। इसी तरीके से अगर टोटल फर्टिलिटी रेट देख लीजिए तो यूपी में यहाँ पे था, जो 1982 की बात कर रहे हैं, वो 5 से भी ऊपर था, पर लेकिन आज की डेट में फिर यहाँ पे आया 1992 में, फिर यहाँ पे आया 2002 में, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आ गया, तो 3 से ऊपर है। जबकि एवरेज जो है अगर स्टेटों का, मैक्सिमम स्टेट कहाँ पे है, वो 2 के फेर में है बस, तो मैक्सिमम स्टेटों का बहुत ही नीचे आ गया फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। तो ये लेवल की बात चल रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो मतलब चीजें आप लोगों को एक आइडिया बन गया होगी, हमारे अपने अपने स्टेट का देख लीजिएगा, जिसका जो भी स्टेट हो, उससे आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम अपने स्टेट का क्या लेवल है, ठीक है। चलिए जिसका स्टेट है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके स्टेट का क्या लेवल है, आपको पता होना चाहिए कम से कम थोड़ा। तो नीचे क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, अपने अपने स्टेट के बारे में कमेंट कीजिएगा कि आपके स्टेट में इनकम लेवल क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेवल क्या है, और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। तो चारों आप लोगों के क्वेश्चन हो गए, अपने अपने स्टेट के बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके, अब जो यहाँ पे चलेगा चैप्टर इस तरीके से चलेगा, जो चैप्टर में बताया गया है कि दो ब्रॉड इकोनॉमिक इंडिकेटर रहेंगे। एक तो इनकम के बेस पे देखेंगे, इनकम क्या है और कंजप्शन क्या है, कितना आपके पास में सैलरी है और उसके बेस से आप कितना खा रहे हैं, कमा रहे हैं। इसके बाद में 3 इंडिकेटर क्या रहेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे और टोटल फर्टिलिटी रेट देखेंगे। तो 3 मेजर फाइंडिंग्स है, उसके हिसाब से अब कंप्लीट चैप्टर चलेगा आगे आगे, जैसे हम पढ़ते चलेंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट फाइंडिंग की बात करें, अब आगे आगे देखिए इस वाली फाइंडिंग में क्या चलेगा, मैं आप लोगों को एक ओवरऑल बता देता हूँ। ओवरऑल ये है कि जो आज की डेट में वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्री है, एक तो हो गया डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएसए हो गया, या फिर यूरोप की कंट्री ले लीजिए आप लोग, यूरोप की कंट्री ले लीजिए, इंग्लैंड हो गया, तो यहाँ पे ये कंट्री है। दूसरी साइड में कौन सी कंट्री होगी, डेवलपिंग कंट्री होगी। डेवलपिंग कंट्री कौन सी होगी, डेवलपिंग कंट्री में चाइना ले लीजिए या फिर इंडिया ले लीजिए। तो आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलप्ड कंट्री है, इन दोनों के बीच में एक तरीके से इकोनॉमी का जो है वो कम होती जा रही है, एक तरीके से ये इनकी तरफ को बढ़ती जा रही है, डेवलप्ड के लेवल में बढ़ती जा रही है। तो जो इकोनॉमिक बैरियर थे, जो एक तरीके से इनको माना जाता था बहुत ही ज्यादा तीस मार खा कंट्री है और हमारी कंट्री बहुत ही नीचे लेवल पे है, तो वो खत्म होता जा रहा है। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा इंग्लैंड या फिर कोई भी यूएसए के भी, मतलब ट्रंप वगैरह भी, जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह है, वो क्या करते हैं, आज की डेट में बात करते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है, तो इंडिया के बारे में और चाइना के बारे में। तो इसका मतलब दोनों के बीच में गैप कम होता जा रहा है। पर लेकिन अगर यही गैप हम इंडिया के बारे में तो यहाँ पे बोल दिया हमने, और अगर यही गैप हम अब ये हो गया वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के अंदर आ जाए, तो यही गैप जैसे कि यहाँ पे जो जो गरीब या पुअर कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ को बढ़ रही है, वो भी तेजी से, फास्ट तरीके से। पर लेकिन अगर यही गैप हम इंडियन स्टेटों में देखा जाए, एक साइड में मान लीजिए यूपी हो गया, दूसरी साइड में बिहार हो गया, तीसरी साइड में तमिलनाडु हो गया, चौथी साइड में केरला हो गया, अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो, लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टेट है, जो तमिलनाडु है और जो केरला है, इनको इनको पकड़ने में बिहार और यूपी बहुत पीछे रह गए हैं। इनके बीच में गैप ज्यादा ही ज्यादा होता जा रहा है, इनके बीच का गैप नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए स्टेटों के बीच में, जो अमीर देश है, अमीर स्टेट है और जो गरीब स्टेट है, उनके बीच का जो गैप है वो कम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अमीर कंट्री और गरीब कंट्री के बीच का गैप कम होता जा रहा है, पर यहाँ पे इनके बीच का कम गैप नहीं हो रहा है। ये इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि केरला हो गए, तमिलनाडु
हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, गोवा हो गया, तो इसकी वजह से कंट्री फास्ट बढ़ रही है। पर लेकिन कुछ पार्ट जो पीछे छूटता जा रहा है वो पीछे ही छूटता जा रहा है, उसमें गैप बहुत ज्यादा आ गया है। तो ये यहाँ पे पूरा जिस्ट है जो आगे इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुअर कंट्री जितनी भी है, पुअर कंट्री में अगर देखा जाए, पुअर कंट्री कैचिंग कर रही है रिच कंट्री को। पुअर जो चाइना की प्रोविडेंस है, चाइना के जो पुअर स्टेट है वो कैच कर रहे हैं रिच स्टेट को। पर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ये बात बोल रहा है, इंडिया में दोनों के बीच में गैप है, जो रिच स्टेट है और जो पुअर स्टेट है। आगे जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी में देखा जाए जो 1892 से अगर पहले की बात देखी जाए तो दोनों की जीडीपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। पर लेकिन अगर आज की बात में देखा जाए 1992 अगर 1982 से 1980 से अगर देखा जाए, हद हो गई यार ये ना नंबरों में जो करता हूँ ना मैं। चलिए, अगर 1980 से देखा जाए उसके बाद में जो हमारी कंट्री ने जिस तरीके से प्रोग्रेस करी है, मतलब हमारी कंट्री ने, वर्ल्ड की कंट्री ने जिस तरीके से प्रोग्रेस करी है, वो मतलब जो रिच कंट्री है उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे लेवल पे बढ़ा है, जबकि 1980 82 1820 से जो पहले जो कंट्री का जो बढ़ने का लेवल था वो इतना नहीं था जितना 1980 से बाद में हो गया है। जहाँ नंबर आया करेंगे ना, मुझे देख के काम करना पड़ेगा। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कंफ्यूज मत हुइएगा इसमें, जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में एकदम। तो ये आगे यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वर्ल्ड में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, अगर वर्ल्ड में और चाइना में देखे जाए एक ही प्लेट पे चल रहे हैं, मतलब एक ही तर्ज पे चल रहे हैं, एक ही राह पे चल रहे हैं। पर इंडिया में उस राह पे चल ही नहीं रहे हैं। हमारी जो राह है वो बिल्कुल ही अलग होती है, बिकॉज वी आर यूनिक। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा, वो क्या कॉन्सेप्ट है, अंदर वाली बात चलेगी यहाँ पे। अब तक बाहर वाली बात चल रही थी। देखिए, डिस्पाइट द प्रॉमिस ऑफ डेवलप, मतलब डेवलप करने की बात चल रही है, जैसे बिहार में की ले लीजिए, मध्य प्रदेश की ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की ले लीजिए। वहां पे चीजें इंप्रूव तो होनी स्टार्ट हुई है, चीजों मतलब इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हुआ है, सारी चीजें होनी स्टार्ट हुई है, मतलब इन्वेस्टमेंट और डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट हुआ है। पर लेकिन वो जो चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक चले, मतलब ड्यूरेबल नहीं है, एक लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। मतलब क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक आदमी है, वो आदमी क्या लेके आया, आम लेके आया, ठीक है ना। आम लेके आया, उसने आम ले खूब अपनी फैमिली को खिलाया, फैमिली हेल्दी हो गई। तो आम खा पी के 2-3 महीनों तक आम खाते रहे, जब आम का मौसम था तो एंजॉय किया, ठीक है। एक तो ये आदमी हो गया ए, एंजॉय किया, खूब मोटे हो गए, मोटे सूत्रे अच्छे खासे, मतलब अच्छे हो गए। फिर एक बी आदमी है, बी आदमी ने क्या किया, इसने वो गुठली आम आम खाए, गुठली वगैरह सब फेंक डाली, काम खत्म हो गया। बी आदमी है, बी आदमी ने क्या किया, आम लेके आया, अपनी फैमिली को आम अच्छे से खिलाए। फिर उसमें से जो बीज निकले, जिनको हम गुठलियां बोलते हैं आम की, उन गुठलियों का क्या किया उसने, एक खेत में ले जाके उनको दबा दिया, मतलब उससे पेड़ उगाए, ठीक है ना। अब पेड़ उग गए तो ये इनका तो काम यहीं पे खत्म हो गया, तो फिर जाएंगे पैसे लेके, फिर खरीदेंगे आम, फिर लेके आएंगे। पर इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है, अब आने वाले टाइम तक ये आम ही आम खाते रहेंगे आराम से, और दूसरों को भी खिलाएंगे, इवन बेचेंगे भी मार्केट में ले जाके। तो ये स्टेट ने हमारे यहाँ पे ये वाला काम किया है, ये वाला काम नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो हमारे स्टेट अगर ये वाला काम करते तो चीजें अच्छे लेवल में चलनी थी फिर। पर लेकिन वर्ल्ड में जो कंट्री है, वो वर्ल्ड में कंट्री सब ये वाला काम कर रही है, चाइना भी ये वाला काम कर रही है, पर हम आम खा के गुठलियां फेंक दे रहे हैं, हम ये वाला काम नहीं कर रहे हैं। ओके। और ये वाला काम इन्होंने कब तक किया है, देखिए कब तक इनको देखने को मिला है। अगर देखा जाए ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म में वर्क नहीं करता है। अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये 35 सालों तक लगभग 2% का इनका इनकम का जो ग्रोथ है वो चलता रहा है, ठीक है। तब जाके चीजें अच्छे लेवल पे पहुंची है। चाइना में भी बहुत लंबे टाइम तक चला है 3%, तब जाके 23 अब ले सकते हैं यहाँ पे, तब जाके उनकी प्रोविडेंस अच्छे लेवल पे रीच होनी स्टार्ट हुई है। पर लेकिन हम जो देखते हैं, हम हमेशा एग्जाम में भी अपनी कुंजी लेके आते हैं कि कुंजी मिल जाए किसी तरीके से, हमारा काम हो जाए, हमारा फोकस हमेशा उस पर रहता है। कभी भी नहीं सोचते हैं कि ढंग से पढ़ के कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लिया जाए तो कहानी खत्म हो जाए। हमेशा रोते रहेंगे कि यार ये हुआ कैसे था, ये एक सोच हमेशा सोचते रहेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये मतलब इस तरीके से टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। पर एक बार भी बैठ के ये नहीं देखेंगे, आज बैठ के इनको सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, भले ही 360 बार हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट आ जाए। तो हमारे देश में टेंडेंसी वो है, ये इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं हो रही है, उसका सोल्यूशन दे रहे हैं ये। अब क्यों नहीं हो रही है उसका रीजन है, उसका रीजन सबसे बड़ा तो यही है कि जो हमारे यहाँ पे अगर कोई स्टेट यहाँ पे, अगर कोई बंदा राजस्थान में वर्क कर रहा है और उसको जाके वर्क करना है छत्तीसगढ़ में, तो सोच समझ के वर्क करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट की गवर्नमेंट के अलग प्रोविजन है, राजस्थान गवर्नमेंट के अलग प्रोविजन है, यहाँ पे अलग सैलरी दी जाती है, यहाँ पे अलग सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पे एक दूसरे के स्टेट में जाने पे भी प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे कोई प्याज बना रहा है, प्याज पैदा कर रहा है और उसको जाके छत्तीसगढ़ में बेच रहा है, छत्तीसगढ़ से कोई बंदा लेके आ रहा है, वो गुजरात में बेच रहा है, तो जो स्टेटों को जो बाउंड्री क्रॉस करने के जो टैक्स होते हैं, जो हर्डल है, वो भी दुनिया भर के हैं। हालांकि जीएसटी अभी इंप्लीमेंट होने वाला है तो चीजें सही हो जाएंगी, पर अब से पहले का इकोनॉमिक सर्वे है ना, तो इसलिए वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम। तो उसपे बहुत ज्यादा फोकस रहता है हमारा, तो इसलिए जो इस तरीके के हर्डल होते हैं, एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात आगे क्या बता रहे हैं इस वाले पेज में, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोग बाग फोकस करते हैं ना, वो लेबर जो फोकस करते हैं चीजों को, जो लेबर इंटेंसिव चीजें हैं, मतलब जिनमें लेबर का ज्यादा यूज होता है, वो चीजें ज्यादा अवेलेबल रहती है हमारे यहाँ पे, एज कम्पेयर टू जो कैपिटल के फॉर्म में जो चीजें रहती हैं, उन पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। जो कैपिटल, जो मैं देखिए मशीन वगैरह से जो चीजें बनाई जाती हैं, वो तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव चीजें रहती हैं, वो क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो लेबर इंटेंसिव में क्या लेंगे आप लोग, जैसे माचिस बनाने का काम हो गया, आदमी बनाएंगे उसको बैठा के, ठीक है। जूट का सामान बनाने का काम हो गया, तो उसको आदमी बनाएंगे, तो ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। साड़ी वगैरह बनारसी बनाने का काम हो गया, मशीन से नहीं, मैक्सिमम उसको हाथों से जो गुड़ाई बुनाई होती है उसमें, तो वो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है। पर लेकिन मशीन हो गया, जैसे डिफेंस से रिलेटेड चीज हो गई, या मोबाइल्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जो कैपिटल इंटेंसिव चीजें हैं, इन कैपिटल इंटेंसिव गुड है, इनको क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कमी है, ठीक है ना, ये हमारी कमी है कि हम ये सब काम करते हैं। और जो इसमें भी एक सबसे बड़ी कमी क्या है, जो हम आप आज की डेट में हम जो फोकस करके चलते हैं, ओनली उन प्रोडक्ट पे फोकस करके चलते हैं जो हमारे यहाँ पे जिनका बहुत कम आदमी है, मतलब जिस चीज में हमारे यहाँ बहुत कम एक्सपर्ट है। आप आईटी उद्योग को ले लीजिए, अगर आईटी के बारे में देखा जाए, हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर जो है वो सर्विस सेक्टर का है, और सर्विस सेक्टर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जबकि हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री है वो अनस्किल्ड है, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर जिस लेवल पे एक एक स्किल्ड की बात करते हैं, तो वो स्किल लेवल हमारा कम है, तो उस चीज को फोकस करके चले जाए तो दोनों में फिर डिफरेंस निकल के आता है यहाँ पे। तो जो ये बात बोली है, इस बात का आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है, हमारे यहाँ पे स्किल इंटेंसिव सेक्टर पे ज्यादा है, ग्रोथ है, एज कम्पेयर टू लो स्किल इंटेंसिव। और जबकि हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी किसकी है, वो लो स्किल वालों की ज्यादा है। तो हमको पहले स्किल वालों को बढ़ाना है। और इसके अलावा ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, मच थिकर जो बॉर्डर है हमारे यहाँ पे, आराम से कोई घूम नहीं सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में सोचना पड़ता है, पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट से वो लेके आओ, फिर गुजरात की गवर्नमेंट से बात करके आओ। तो माइग्रेशन ऑफ द पीपल अगर चाइना में देखे, बहुत ही आराम से होता है वहां पे। इसीलिए यहाँ से अगर कोई आदमी मान लीजिए बिहार से दिल्ली में आ रहा है, तो वो यहाँ पे कमाई करेगा, अच्छे से जाके बिहार में भेजेगा, तो उससे क्या होगा, बिहार का भी अच्छे से डेवलपमेंट होगा, वहां पे पैसा जाएगा, तो डिमांड और सप्लाई का काम बढ़ेगा वहां पे। पर लेकिन हमारे स्टेट में ये बहुत ही कम होता है। अगर कोई मुंबई में जाता है, तो वहां पे देखिए बिहार पे बोला जाता है कि ये बिहारी आ गए यहाँ पे, तो इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं, जबकि ये नहीं देखा जाता है कि सारे इंडियन है। तो इस तरीके की चीजें होती है, तो ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। हमारी कंट्री जो है ना, कास्ट में और रिलीजन में दब के रह गई है। ये सबसे बड़ा जो स्टैग्नेशन है, ये पड़ गया हमारी कंट्री के ऊपर। कास्ट दिखती है सबको, बस रिलीजन दिखता है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, जो कि यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके बारे में। अब यहाँ पे हेल्थ की बात करेंगे, तो थर्ड जो यहाँ पे हो गया, फाइंडिंग हो गई, वो हेल्थ की बात करेंगे, मतलब थर्ड जो पार्ट पे आ गए हम इसके यहाँ पे, और फाइंडिंग 2 पे आ गए। तो यहाँ पे हेल्थ की बात करें, देखिए हेल्थ के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग जो कि द हिंदू का एनालिसिस सुनते हैं डेली, उनको पता होगा कि मैंने डिस्कस किया था वहां पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ गई है हमारी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो एक्सपेंडिचर की होती थी, जो कि हमने बढ़ा के अब 2.5% कर दिया है। तो वो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ वहां पे। पर लेकिन अगर पुराने टाइम पे देखा जाए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि एक तो पैसा प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, ठीक है ना, और जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली है और इन्फेंट मोर्टेलिटी वाली बात है, उसकी इसमें हालांकि इंप्रूवमेंट हुआ है, पर लेकिन उतने लेवल पे नहीं हुआ है। अगर इंटरनेशनल लेवल के साथ में इसको स्टैंडर्ड को कंपेयर करें, तो अभी जगह है, हम बढ़ावा दे सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं चीजों को। तो 2 प्राइमरी रीजन बोल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे अच्छा हुआ है। एक तो टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे अच्छे लेवल पे गाँव में भी फैल गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो रही है एक तो, और एक मतलब अच्छे लेवल पे काम हो रहा है अगर देखा जाए, तो मच क्लियर बाउंडिंग हो रही है, मतलब एक तरीके से क्लियरिटी आ रही है चीजों में, लोगों की चीजें समझ में भी आ रही है, तो वहां पे भी लेवल पे वर्क हो रहा है। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अवेयरनेस भी फैल रही है उसके बेस पे। पर लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कन्वर्जेंस देख कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे अच्छा हो रहा है, केरला जैसे स्टेटों में हो रहा है, पर लेकिन अगर वहीं पे हम यूपी और बिहार वाले स्टेटों को लें, तो वहां पे उतने लेवल पे काम नहीं हो रहा है, जिस तरीके से हमने अभी ग्राफ में देखा था। तो वो चीजें बोल रहे हैं कि वर्क हो रहा है, पर लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं हो रहा है कि हम वर्ल्ड के लेवल को ब्रीच कर सकें, वर्ल्ड तक पहुंच सके हम चीजों को लेके। ओके, अब यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर जो हमारा आ गया, जो कि फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेंसी में, ठीक है ना, जो फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्टिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये पिछले कुछ टाइमों में फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है।
तो वो क्या पढ़ा है, अगर यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट में बोले हैं कि फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होने की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था अभी। ये वाला देखें, यहाँ पे फर्टिलिटी की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आज की डेट में आप देखें तो यहाँ पे ये 2.5 हो गया, ठीक है ना, 2.5 या 2.5 बोल लीजिए इसको। तो इसके नीचे अगर देखिए 2.5 से भी नीचे लगभग यहाँ से 10 से 12 स्टेट है यहाँ पे, तो 10 से 12 स्टेट तो 2.5 से भी नीचे पहुंच गए, तो इतना फर्टिलिटी रेट हमारी कंट्री में कम हो गया है। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और सेकंड क्या बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड बात बोल रहे हैं कि लाइक द लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आईएमआर बट अनलाइक अनलाइक द इनकम, ठीक है ना, देयर इज एविडेंस दैट स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और आईएमआर है, ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, एज जो है लोगों की बढ़ने लगी है, आज की डेट में 67-68 साल जीने लगे हैं, आईएमआर कम हो गया है, बच्चे कम एक्सपायर होने लगे हैं। पर लेकिन जिस तरीके से इनकम के हिसाब से देखा जाए, जितने हमारे यहाँ पे इनकम बढ़ रही है ना, लोगों की इनकम जितनी बढ़ रही है उस लेवल पे ये चीजें दोनों एक साथ में नहीं हुए। इनकम हमारी ज्यादा बढ़ रही है आज की डेट में देखा जाए, इनकम आज की डेट में पैसों की कमी नहीं रही है लोगों के पास में, पर लेकिन उनके होते हुए भी फिर भी हेल्थ का लेवल हमारे यहाँ पे अच्छे लेवल पे डेवलप नहीं हो रहा है। अगर जो इस चैप्टर में नहीं दे रखा है, अगर मैं बताऊं तो एजुकेशन का लेवल भी अच्छे लेवल पे डेवलप नहीं हो रहा है। हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसे फैक्टर होते हैं, हम लोगों ने देखा है, अभी आगे बताऊंगा डेमोग्राफिक वाले में, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले कि जो इंडियन स्टेट है अगर देखा जाए आज भी बेस्ट फिट के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वर्ल्ड की कंट्रियों के साथ में छोड़ दिया जाए अगर केरला को, तो हमारा लेवल इतना अच्छा नहीं है। केरला क्योंकि छोड़े थे, केरला को हमने सब ग्राफों में देखा था, केरला को जहां भी अगर जहां भी नापे मतलब मैप करें, वहां पे केरला देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी में सबसे नीचे है, टोटल फर्टिलिटी में भी यहाँ पे केरला कहाँ पे है, टोटल फर्टिलिटी में यहाँ पे देखिए केरला, ठीक है ना। तो टोटल फर्टिलिटी में केरला का हिसाब ये नहीं हो गया, केरला थोड़ी ना हो गया, ये कर्नाटका हो गया, केरला हो गया कि शॉर्ट फॉर्म बना रखी है शॉर्ट फॉर्म ज्यादा बना रखी, ये हो गया, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पे, अगर इसके अलावा हम लोग इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हम लोग देखें अगर केरला को, तो केरला लगभग ऊपर ही मिलेगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे भी देखें तो केरला आप लोगों को ऊपर मिलेगा। तो अच्छे इंडिकेटर में केरला हमेशा ऊपर मिलेगा, वो केरला यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो केरला को साथ में नहीं काउंट कर सकते हम, ठीक है ना। पर लेकिन अगर दूसरे स्टेटों को करें तो वो उनके साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब इसको वर्ल्ड के साथ में कंपेयर करते हैं तो हम वहां पे स्टैंड नहीं कर पाते हैं। और जो फर्टिलिटी का फंडा है इसके ऊपर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखिए कई बच्चे पूछते भी रहते हैं, कई स्टूडेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि एक प्रॉपर एज में, प्रॉपर एज आप क्या ले सकते हैं, प्रॉपर एज आप 15 से ले लीजिए, 15 से ले लीजिए या फिर 15 से 30 के बीच के ले लीजिए, एवरेज लगा रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो इसके 20 की अगर पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, जो जवान जवान जो लड़के लड़कियां हैं, वो आज की डेट में डिपेंडेंट काम करने वाली एज में ज्यादा है। आप लोग यही कह सकते हैं सीधा सीधा, काम करने वाली एज में, ये बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज जो बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें वो टेक्निकलिटी ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो ये है डिपेंडेंट जो है आज की डेट में, जो डिपेंडेंट होते हैं ना, उसको छोड़ के काम करने वाली वर्किंग एज की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये स्टेट के ऊपर और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस पॉपुलेशन को किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट करना है और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, सो दैट ये आगे चल के जो आज की डेट में हमारी जो स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम इसको, कि अगर इनको सबको जॉब मिल जाए तो हमारी कंट्री को कहाँ पे ले जाके रख देंगे, अगर ये सारे एक स्किल्ड लेबर हो जाए। पर लेकिन अगर ये स्किल्ड लेबर नहीं हो तो यही जो आज की डेट में हमारी स्ट्रेंथ है, आगे आने वाले टाइम में अगर इनको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया, जब एज ज्यादा हो जाएगी तो ये बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, तो उस तरीके से ये कंट्री के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो इसी के लेके हमको जो मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम चलाया गया वो इसी पॉपुलेशन को यूज करने के लिए, इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, यूज नहीं बोलेंगे, यूटिलाइज करने के लिए इस पॉपुलेशन को वो चलाया गया, जिससे कि हम इनका यूटिलाइज कर सके अच्छे से, हमारी कंट्री बढ़ सके आगे। तो ये फोकस किया जाता है। अब कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन में देखिए क्या बोल रहे हैं कि ग्राइंग, देखिए साइन है इनइक्वलिटी का, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है हमारे इसमें, ठीक है ना, हमारी कंट्री में इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, और इस इनइक्वलिटी की वजह से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है। जो आगे बढ़ने वाले स्टेट है, वो अमीर है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और गरीब है वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और इसके एक पॉसिबिलिटी क्या बोल रहे हैं कि ये होने का गवर्नेंस ट्रैप भी बोल रहे हैं इसको, जिस तरीके से एक स्टेट की गवर्नमेंट कुछ कर रही है, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट कुछ कर रही है, एक प्रॉपर वे में गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। देखिए जिस तरीके से यूपी में, मैं पहले भी न्यूज़पेपर डिस्कशन में कई बार बोल चुका हूँ, जिस तरीके से हमने एडिटोरियल डिस्कस किए थे, तो वहां पे ये बोला गया था कि जिस तरीके से लोग बाग जो है, ये जो गवर्नमेंट नहीं आती है वो लोन माफ कर देती है। अगर लोन माफ करने के बजाय वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए अच्छे से, उनको फर्टिलाइजर अच्छे से प्रोवाइड कराए, उनकी सोइल टेस्टिंग अच्छे से कराए, और किसानों की हेल्थ के बारे में सोचे, तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लोन माफ करना। तो वो काम नहीं करते हैं, तो ये गवर्नेंस की गड़बड़ी हो गई ना। तो गवर्नेंस ट्रैप भी बोल रहे हैं कि गवर्नेंस ट्रैप भी है ये, उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और आगे से एक दूसरे के जहाँ के मोबिलिटी भी नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आराम से चले जाएं,
और आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, वो हमारी इनकम के लेवल से बढ़ी है, पर लेकिन आईएमआर उस लेवल से नहीं घटा है जितना घटना चाहिए था, और हेल्थ डिलीवरी सर्विस उतनी अच्छे से नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो इनमें हमारी जो इनकम बढ़ी है उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो ये बात बोले, अगर इंटरनेशनल के कंपेयर में देखा जाए तो इन सब चीजों को हम कंपेयर कर नहीं पा रहे हैं, हम बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे नहीं है, ठीक है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम अच्छे लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो दोनों कंपेरेटिवली चीजें चल रही हैं। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, ओके। और आगे फिर फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए फर्टिलिटी को देखा जाए, अनयूजुअली लार्जली डिक्लाइन फर्टिलिटी हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड द पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया। हाँ वो तो हो गई भैया, जिस तरीके से मतलब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम से कम थोड़ा कंट्रोल आएगा, उन सब चीजों को देखा जाएगा, तो वो सब चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा एक तरीके से कंक्लूजन हो गया पूरा ये चैप्टर का। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखिए कई बंदे पूछते हैं कि मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, सब्सक्राइब करके घंटी दबा लिया कीजिए यार, मतलब फिर आपके पास में नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाएगा। और देखिए फेसबुक पे जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक आराम से पहुंचे, जो इकोनॉमिक सर्वे के लिए पैसे पेड कर रहे हैं कई सारी कोचिंग में, उनको पैसे ना पेड करने पड़े, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, इस वाले उस पे मिल जाएगी, और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।